प्रणाम दोस्तों, प्रथम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने शैक्षिक परिदृश्य से संबंधित जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज अपन ने एमसीक्यू को प्रारंभ किया है। आज अपन दूसरा टॉपिक लेते हैं, शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक से। दूसरा टॉपिक है अपने पास शिक्षण अधिगम के नवाचार, यानी कि राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो शिक्षण अधिगम से संबंधित जो नवाचार किए गए, उन नवाचारों के बारे में जो एमसीक्यू है वो अपन देखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न यहाँ पर, वर्तमान में एसआईक्यूई परियोजना में साझेदारी संस्थाएं कौन सी है। साझेदारी मतलब ये जो एसआईक्यूई प्रारंभ किया गया तो उस समय साझेदार अलग थे और वर्तमान में साझेदार अलग है। इसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान में इसके साझेदार कौन है। तो वर्तमान में साझेदार कौन कौन है, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, ये कहाँ पर स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा कहाँ पर स्थित है, बीकानेर में स्थित है। RSCERT कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। तो ये जो चारों संस्थाएं हैं, इसमें से कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं जो एसआईक्यूई की साझेदारी संस्थाएं हैं। तो वर्तमान में ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं और ये भी है। ये चारों संस्थाएं हैं जो वर्तमान में एसआईक्यूई परियोजना की साझेदारी संस्थाएं हैं। तो इसमें चारों है, मतलब कौन सा राइट हो जाएगा, ये। तो प्रश्न ये उठता है कि वर्तमान में ये चारों हैं तो पहले कौन सी थी, तो समझना यहाँ पे पहले कौन कौन सी थी। तो यहाँ पर एक तो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, तो यहाँ पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। दूसरी है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, ये भी पहले इसकी संस्था थी। तीसरी है यहाँ पर RSCERT। तीसरी संस्था कौन सी होगी, RSCERT। और चौथी संस्था यहाँ पर है यूनिसेफ और बौद्ध शिक्षा समिति। ठीक है, तो यहाँ पर बौद्ध शिक्षा समिति, ये चार ऐसी संस्थाएं थी। जब एसआईक्यूई को प्रारंभ किया गया था तो ये चार ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने इसे शुरू किया गया था। लेकिन वर्तमान में कौन सी संस्थाएं हैं, तो ये चारों संस्थाएं एसआईक्यूई का संचालन कर रही है। दूसरा प्रश्न है अपने पास, सीसीई कार्यक्रम के आधार रेखा। सीसीई कार्यक्रम में आधार रेखा यानी कि बेसलाइन का निर्धारण का अर्थ है, यानी कि बेसलाइन निर्धारण का अर्थ क्या है, समझना है यहाँ पर सीसीई मतलब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है एसआईक्यूई के अंतर्गत। एसआईक्यूई के अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो किया जाता है, उसमें बेसलाइन का निर्धारण का अर्थ क्या है, इसका संबंध किससे है, तो सत्र के प्रारंभ में बच्चों के अधिगम स्तर का कक्षानुसार निर्धारण करना। ठीक है, सही है। एनसीसी के कार्यक्रम में बेसलाइन निर्धारण मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है, समझना है यहाँ पे कि प्रवेश लेते ही 1 जुलाई से 15 जुलाई तक क्या किया जाता है कि बेसलाइन आकलन किया जाता है। यानी कि सीसीई के अंतर्गत बच्चों का बेसलाइन आकलन किया जाता है और समस्त बच्चों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक समूह 1 और समूह 2, यानी कि समूह 1 व समूह 2 में बांट दिया जाता है। एक होता है समूह 1 और दूसरा होता है समूह 2। समूह 1 वह छात्र या विद्यार्थी होते हैं जो उस कक्षा स्तर के होते हैं, यानी कि उसका अधिगम स्तर है वो कक्षा स्तर का होता है। और समूह 2 में वो विद्यार्थी होते हैं जिनका बेलो स्तर होता है, यानी कि कक्षा स्तर के नहीं होते बल्कि बेलो स्तर के होते हैं। तो इस तरीके से समूह का निर्धारण किया जाता है और उसके अनुसार इनके लिए प्लानिंग बनाई जाती है कि उसके सत्र के अंत तक वह भी किस में शामिल हो जाए, समूह 1 के बराबर हो जाए, मतलब वो कक्षा स्तर तक आ जाए।
तो इस तरीके से समूह बनाए जाते हैं, तो ये क्या कहा जाता है, बेसलाइन निर्धारण कहा जाता है। और ये जो बेसलाइन निर्धारण किया जाता है सीसी के अंतर्गत, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, सत्र के प्रारंभ में बच्चों के प्रवेश देना है, इसका संबंध इससे नहीं है। बच्चों को परीक्षा हेतु तैयार करना, इसका संबंध भी इससे नहीं है। बच्चे को अगली कक्षा में क्रमोन्नत करना, इसका संबंध भी इससे नहीं है। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, निष्ठा कार्यक्रम। निष्ठा योजना का प्रारंभ तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा कितनी तारीख को किया गया, यानी कि डेट पूछी गई है यहाँ पे। निष्ठा जो योजना है प्रारंभ की गई उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री, मतलब वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, तो शिक्षा मंत्रालय। तो रमेश पोखरियाल के द्वारा कब शुरू किया गया था, तो समझना यहाँ पर पहली तारीख है 21 अगस्त 2019, मतलब इस तारीख को निष्ठा योजना है वो प्रारंभ की गई थी। लेकिन ये जो प्रारंभ की गई थी इस समय इसको ऑनलाइन नहीं किया गया था, यानी कि ये जो निष्ठा जो कार्यक्रम है इसको ऑनलाइन नहीं किया। जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो ऑनलाइन नहीं दिया जाता था, ऑफलाइन दिया जाता था। ये ऑनलाइन कब से शुरू किया गया, तो ऑनलाइन है वो 16 अक्टूबर 2020 को, यानी कि ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम है ऑनलाइन कब से शुरू किया गया, तो 16 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। लेकिन इस योजना को प्रारंभ कब किया गया, तो 21 अगस्त 2019 को प्रारंभ किया। किसके द्वारा किया गया, तो रमेश पोखरियाल के द्वारा किया गया। कौन थे ये, तो मानव संसाधन विकास मंत्री। इसे इस मंत्रालय को क्या कहा जाता है, तो शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। तो अपना उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर, 21 अगस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अगला प्रश्न है अपने पास, दीक्षा राइस पोर्टल। दीक्षा राइस, यहाँ पर राइस आ गया, मतलब ये इसका संबंध किससे है, राजस्थान से है। इसका संबंध किससे है, राजस्थान से है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो सबसे पहली बात तो ये राजस्थान से संबंधित है। यदि सिर्फ दीक्षा आता तो ये भारत से संबंधित होता। राइस आ गया, मतलब इसका संबंध किससे है, राजस्थान से है। तो राजस्थान से है, तो यहाँ पर किसके द्वारा विकसित किया गया, तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, एक तो राजस्थान शिक्षा विभाग और दूसरा एनसीटी दे रखा है, यानी कि पहला ऑप्शन ही यहाँ पर राइट है। दूसरा क्या दे रखा है यहाँ पे, राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीईआरटी, गलत है, यहाँ पर एनसीईआरटी का कोई योगदान नहीं है। एनसीईआरटी प्लस एमएचआरडी ये जो दे रखा है ये किसको विकसित करने का काम करता है, दीक्षा। जो भारत स्तर पे जो कार्यक्रम है दीक्षा को विकसित करने का काम किसका है, एनसीईआरटी और एमएचआरडी का है। लेकिन दीक्षा राइस को विकसित करने का काम किसका है, राजस्थान शिक्षा विभाग और एनसीटीई के द्वारा विकसित किया गया है। तो यहाँ पर अपना राइट कौन सा हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, इस्माइल कार्यक्रम में कंटेंट तैयार करने का कार्य किया जाता है। देखो इस्माइल कार्यक्रम चलाया गया था कोरोना काल के दौरान, 3 चरणों में चलाया गया था। पिछले वीडियो में अपन ने इसके बारे में चर्चा भी की थी। ये जो कार्यक्रम चलाया गया इसमें कंटेंट तैयार करने का काम किसने किया था, तो देखो यहाँ पर एक तो है डाइट ने ये काम नहीं किया था। RSCERT उदयपुर, ये काम किसके द्वारा किया गया था, RSCE। समस्त कंटेंट किसके द्वारा तैयार किए गए, तो RSCERT उदयपुर के द्वारा तैयार किए गए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, इसमें कोई योगदान नहीं है। NCERT का इसमें कोई योगदान नहीं है। ठीक है, समझना है यहाँ पे। एक संस्था है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। कहाँ पर स्थित है ये, जयपुर में। कहाँ पर स्थित है, जयपुर में। तो ये जो संस्था है इसने क्या किया था, इस्माइल को संचालन करने का कार्य किया था। क्या कार्य किया था, संचालन करना। प्रश्न पूछा जाए कि इस्माइल को संचालन करने का कार्य किसने किया था, तो इसने किया था। लेकिन इस्माइल के दौरान जितने भी प्रकार के कंटेंट है वो किसने तैयार किए थे, तो वो किसके द्वारा तैयार किए गए थे, RSCERT उदयपुर के द्वारा तैयार किए गए थे। अगला प्रश्न है अपने पास, ई कक्षा कार्यक्रम के तहत किसके सहयोग से शिक्षा विभाग द्वारा वीडियो अध्ययन सामग्री तैयार करवाई गई तथा YouTube चैनल प्रारंभ 19 मई 2020 को किया गया। समझना है यहाँ पे। ई कक्षा है, एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत बच्चों को
कंटेंट उपलब्ध करवाना है, यानी ई कंटेंट उपलब्ध करवाना है, वीडियो बनाने हैं तो बहुत सारा मेहनत लगती है, बहुत सारा खर्च लगता है। तो ये प्रयास जब किया गया तो ये प्रारंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे? मिशन ज्ञान के द्वारा। मिशन ज्ञान क्या है? तो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था और इसमें कक्षा 6ठी से लेके 12वीं तक समस्त बच्चों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की गई है। तो ये जो सामग्री तैयार की गई है इसमें सारी मेहनत तो किसकी लगी है? मिशन ज्ञान की लगी है, लेकिन इसमें एक आर्थिक सहयोग दिया था, किसने दिया था? वेदांत केयर इंडिया के द्वारा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 से 12 तक जो अध्ययन सामग्री तैयार की गई उसमें आर्थिक यानी कि कोई भी कंपनी होती है उनको कुछ राशि है वो सामाजिक कल्याण हेतु देनी होती है। ठीक है, जिसे CSR राशि कहा जाता है। कौन सी राशि कहा जाता है? CSR। और ये जो CSR राशि है इस वेदांता केयर ने इंडिया ने दी और इस मिशन ज्ञान इन दोनों के द्वारा ये समस्त कंटेंट तैयार किए गए। तो राशि इसके द्वारा की गई, इसके द्वारा मेहनत की गई और समस्त शिक्षकों ने मेहनत की, वीडियो बनाए गए और यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए और मिशन ज्ञान पर अपलोड किए गए। यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर किसने मदद की थी, किसने राशि प्रदान की थी? तो वेदांता केयर ने इंडिया के द्वारा प्रदान की गई। अगला प्रश्न है अपने पास, प्रत्येक शनिवार विद्यालय में नो बैग डे 15 अक्टूबर 2020 को चालू किया गया। ये चालू कब किया गया है? 15 अक्टूबर 2020, बिल्कुल सही है। जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? नो बैग डे शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। यहाँ पर पहला ही राइट है। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए नो बैग डे को प्रारंभ किया गया था। ये जो प्रारंभ किया गया इस तारीख कौन सी है? 2020। लेकिन ये तत्काल विद्यालयों में लागू नहीं किया गया क्योंकि इसके बाद तुरंत कोरोना काल आ गया, जिसके कारण इसको लागू नहीं किया जा सका। इसको 2022-23 में सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। यानी कि नो बैग डे को कौन से सत्र में प्रारंभ किया गया? तो 22-23 में प्रारंभ किया गया। तारीख पूछी जाए तो 15 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया गया कि बच्चों को ग्रुपों में बांट दिया गया और जो शनिवार है, माह के प्रत्येक शनिवार को एक थीम निर्धारित की और उस थीम के अनुसार विद्यालयों में समस्त प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, जिसके कारण बच्चा है वो गतिविधि के माध्यम से सीख सके। तो ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, दीक्षा से संबंधित सत्य कथन है। दीक्षा से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? दीक्षा अपन ने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। इसकी शुरुआत कब की गई? तो 5 सितंबर 2017 को की गई। बिल्कुल सही है, 5 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसने की थी? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। यह शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाता है। इस पर शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण दिया जाता है दीक्षा पे? तो हाँ, दिया जाता है। ठीक है, निष्ठा के जो प्रशिक्षण है वो दीक्षा ऐप पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी राइट है, ये भी राइट है, मतलब ये चारों राइट है। तो यहाँ पर ये तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न है अपने पास है, स्टार कार्यक्रम से संबंधित असत्य कथन है। स्टार कार्यक्रम महत्वपूर्ण, समझना है ना? स्टार कार्यक्रम, सेट टू एग्यूमेंट रिजल्ट, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। सबसे पहला इसमें संबंधित असत्य कथन देखना अपन को, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना। स्टार कार्यक्रम जो शुरू किया गया था वो बच्चे, जब कोरोना काल चल रहा था तो उसमें बच्चे जब घर पर थे, विद्यालय से जुड़े हुए नहीं थे, तो उनमें कुछ लर्निंग गैप आ गया। जी कक्षा स्तर तक नहीं थे, बच्चे पिछड़ रहे थे, तो उनको कक्षा स्तर तक लाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो ये जो कार्यक्रम चलाया गया था एक तरह से उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता था, तो बिल्कुल सही बात है। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2022 को की गई, ये भी बिल्कुल सही है। यह कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों से संबंधित है, बिल्कुल गलत है। ये किससे संबंधित है? कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर तक लाने के लिए
कार्य पुस्तिका के माध्यम से अध्यापन किया जाता था और उनको कक्षा स्तर तक लाने का प्रयास किया जाए, जिसके के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था। वो कौन सा कार्यक्रम है? स्टार कार्यक्रम। कोविड के कारण उत्पन्न लर्निंग गैप को कम करना, तो ये भी कोविड के कारण लर्निंग गैप को कम करना, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर ये 3 ऑप्शन सही है। मतलब कौन सा असत्य है? तो असत्य कौन सा है? सी। मतलब ये बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपने। ठीक है, समझना यहाँ पे। ये जो स्टार कार्यक्रम है वो सत्र के अंत में चलाया गया था, लेकिन जैसे ही अगला सत्र 2022-23 प्रारंभ हुआ तो विद्यालयों में इसके स्थान पर RKSMBK कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि ये जो कक्षा स्तर तक लाने का जो प्रयास स्टार के द्वारा किया जाता था वो अब किसके द्वारा किया जाता है? राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम RKSMBK को प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है अपने पास, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NS राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो आयोजन है वो बच्चों के लर्निंग स्तर को मापने के लिए पूरे भारत में इस परीक्षा का आयोजन प्रति 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। तो वर्तमान में जो 2021 में आयोजन किया है उसमें कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। ये जो 22 भाषाएं शामिल की गई है किसमें? NS के दौरान। और ये जो है कक्षा 3री, कक्षा 5वीं, कक्षा 8वीं और कक्षा 10वीं, इन 4 कक्षाओं के लिए एग्जाम का आयोजन किया जाता है जो अलग अलग विषय से संबंधित होता है। कौन से विषय? अगला एक प्रश्न अपना आएगा इससे संबंधित। ठीक है, तो ये 4 कक्षाओं में इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है और उसके अधिगम स्तर को नापा जाता है। ठीक है, तो इसमें कितनी भाषाएं शामिल की गई? तो 22 भाषाओं को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अपने पास कि विद्यार्थी में स्वच्छ पाठन व लेखन की समस्या का समाधान करने के लिए प्रारंभ किया गया। स्वच्छ पाठन और स्वच्छ लेखन से संबंधित समस्या का समाधान करने के लिए देखो, नवीन शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार पर एक कार्यक्रम चलाया गया। कौन सा? निपुण भारत मिशन। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? निपुण भारत मिशन, जिसके अंतर्गत क्या किया गया है कि बच्चों को, यानी कि जिनकी आयु 3 वर्ष से 9 वर्ष है, यानी कि कक्षा 3 से पहले बच्चों के अधिगम स्तर से संबंधित पाठन और लेखन की समस्या का समाधान करने के लिए निपुण भारत मिशन कार्यक्रम को चलाया गया है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। और इसके आधार पर उनको कक्षा 3, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि उम्र पूछा जाए तो 3 से 9 और कक्षा पूछा जाए तो कक्षा 3 से पहले। ठीक है, इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के आधार पर इसमें स्वच्छ पाठन और स्वच्छ लेखन की समस्या का समाधान करने का उद्देश्य रखा गया है। अगला प्रश्न है अपने पास, एक राज्य एक प्लेटफॉर्म थीम का संबंध किससे है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। यहाँ पर पहला ऑप्शन है दीक्षा। इसकी थीम क्या है दीक्षा की? तो हमारे शिक्षक हमारे नायक, हमारे शिक्षक हमारे नायक, इसकी थीम है। दूसरा है दीक्षा राइस। दीक्षा राइस की थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। दीक्षा राइस की थीम क्या है? एक राज्य एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर अपना कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तीसरा कौन सा है? SIQE। SIQE अपन अभी देखा था CCE। ठीक है, और उसी से संबंधित SIQE है। एक है निष्ठा। यहाँ पर कौन सा राइट है? अपना बी राइट है। अगला प्रश्न है अपने पास, राज्य द्वारा संचालित किस कार्यक्रम को हर्षित शनिवार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जाता है? यहाँ पर हर्षित शनिवार, और हर्षित शनिवार के रूप में अपन ने ऑफलाइन क्लास में इसको डिटेल में देखा था। कौन सा कार्यक्रम है? हवा महल कार्यक्रम। हवा महल कार्यक्रम में 5 प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और हवा महल जो कार्यक्रम है, ये स्माइल कार्यक्रम जब चलाया गया तो उसी के दौरान अधिगम में रुचि उत्पन्न करने और कहानियों के माध्यम से शिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था, हवा महल कार्यक्रम। तो ये महत्वपूर्ण है और इसे हर्षित शनिवार कार्यक्रम के रूप में चलाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखना। अगला प्रश्न है अपने पास, NAS परीक्षा का आयोजन से संबंधित निम्न में से कौन सा सही नहीं है? देखो, NAS परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है वो 3री, 5वीं, 8वीं और 10वीं 4 कक्षाओं में किया जाता है।
कक्षा 3 में कौन कौन सी विषय शामिल की जाती हैं? तो ये तीनों विषय शामिल की जाती है, भाषा, ईवीएस और गणित। कक्षा 5 में कौन कौन सी विषय शामिल की जाती हैं? तो भाषा, ईवीएस और गणित तीनों शामिल की जाती हैं। कक्षा 8 में कौन सी विषय शामिल की जाती है? भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये चारों विषय शामिल की जाती है। किसमें? 8वीं में। कक्षा 10वीं में भाषा को शामिल किया जाता है, गणित को शामिल किया जाता है, विज्ञान को शामिल किया जाता है, सामाजिक अध्ययन, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की जगह क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान। क्या होना चाहिए? सामाजिक विज्ञान, क्योंकि कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान चलता है, न कि सामाजिक अध्ययन चलता है। तो यहाँ पर मिसप्रिंट समझे तो कौन सा राइट हो जाएगा अपना? ये, क्योंकि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, क्योंकि इसके साथ कक्षा 10वीं में एक और विषय है, कौन सी? अंग्रेजी। कौन सी? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भी इसमें शामिल होती है एनएस में। तो यहाँ पर 10वीं में 5 विषय कुल, भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर अपना राइट कौन सा हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है अपने पास, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श विद्यालय योजना के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। आदर्श विद्यालय समझना है यहाँ पे, आदर्श विद्यालय किसे कहते हैं? तो देखो, एक तो उत्कृष्ट विद्यालय होते हैं, एक आदर्श विद्यालय होते हैं। आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत एक पीओ क्षेत्र यानी कि एक पंचायत क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी विद्यालय को आदर्श विद्यालय घोषित किया गया था। ठीक है, और उस पंचायत में, पंचायत क्षेत्र की एक उच्च प्राथमिक विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय घोषित किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें सही है इसमें या कौन सी सही नहीं है वो देखना है। तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो 1516 में। बिल्कुल सही बात है कि आदर्श विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया है? 1516 में किया गया है। पंचायत स्तर पर एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय को आदर्श विद्यालय चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही है ये। इस योजना को 3 चरणों में, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो आदर्श विद्यालय योजना है 2015-16, 16-17 और 17-18 3 चरणों में पूरा किया गया है। चौथा है, सर्वाधिक नामांकन वाले विद्यालयों को चिन्हित किया गया। ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर नामांकन से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने पास, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय में कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान से रोचकता उत्पन्न करने हेतु कौन से कार्यक्रम चलाया गया? ठीक है, यानी कि यहाँ पर कौन कौन सी विषय, गणित, विज्ञान व अंग्रेजी, और इन 3 विषयों में कंप्यूटर को जोड़ते हुए उनको शिक्षण प्रदान करना, ताकि बच्चों के अधिगम में थोड़ी रुचि जागृत हो। तो इसके लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था। कौन सा कार्यक्रम है? तो इसमें कार्यक्रम कौन सा है? वो कल्प, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। यहाँ पर एक क्लिक कार्यक्रम है। ये क्लिक कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था? क्लिक कार्यक्रम जो डिजिटल इंडिया है उसके अंतर्गत बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए क्लिक योजना प्रारंभ की गई थी। आईसीटी विद्यालयों में कंप्यूटर लैब, डिजिटल रूम, डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करवाने से संबंधी आईसीटी योजना है। तो यहाँ पर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी से संबंधित कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस टॉपिक से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन ने देख लिया है। यहाँ पे अगले टॉपिक के साथ जल्द ही आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करते हैं हमारे द्वारा जो आपके लिए वीडियो या कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अत्यधिक लाभदायक हो। जय हिंद, जय भारत।